हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 में पूछे गए सारे फिजिक्स के क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं, क्वेश्चंस का लेवल हार्ड नहीं था बिल्कुल भी। अगर क्रैश कोर्स भी आप करके जाते तो आपको मिल जाता, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चंस लगभग एक जैसे हैं। कुछ चैप्टर्स उठा रखे हैं और सब शिफ्ट में उन्हीं चैप्टर्स में से जो है क्वेश्चंस डाल रखे हैं। अभी आप लोग देख भी लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे ये भी पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपके आंसर की में गलत आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में यूट्यूब पे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, सो मेक श्योर कि आप वो प्लेलिस्ट चेक कर रहे हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सारी कंपाइलेशन वगैरह आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट हैसल मिल जाए। हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जरूर उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे जो भी फ्री में है मॉक टेस्ट, एटलीस्ट वो आप अटेम्प्ट करके आप लेवल देख सकते हैं। बाकी आप पेड मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आप सबसे पहले क्वेश्चन की। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एन एप्पल, अर्थ और एप्पल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एफ है। अभी डिस्टेंस एक्स था, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो अगर आपको दिख रहा है कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो बल है वो दूरी के वर्ग के विषमानुपात, वो व्युत्क्रमानुपाती है। वो बोल रहे हैं आपने डिस्टेंस जो है वो 2x कर दिया, यहाँ x की जगह 2x आ गया, तो ये 1/4x स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो पहले वाली फोर्स है, अब जो नई फोर्स आएगी वो पहले वाले की कितना हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ये शॉर्ट तरीका है देखने का। भाई 1/x स्क्वायर तो आप f था ही ना, अब क्या ऐड हो गया, 4 एक्स्ट्रा ऐड हो गया नीचे, तो f/4 हो जाएगी आपकी न्यू फोर्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में, यानी कि अच्छा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जो आपका अब उत्तल दर्पण होता है, अगर आप उससे रिफ्लेक्शन करवा रहे हो यानी परावर्तन करवा रहे हो, तो ये आ गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये आ गया P, ये आ गया F। तो वो बोल रहे हैं अगर पैरेलल बीम आती है लाइट की तो क्या होगा। अगर लाइट की बिल्कुल पैरेलल बीम आती है तो आपको मैं बता दूं कि कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण वो होता है जो लाइट को फैलाता है, डाइवर्ज करता है। तो ये लाइट को फैलाएगा, टकरा के वापस जाएगी, पर कहाँ ऐसा लगेगा कहाँ से गई है, फोकस से वापस आ रही है। ठीक है, तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, यानी मुख्य फोकस से विचलित होकर ये विचलित होता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होती हैं, से ये प्रेस है, टोस्टर है, अवन है, कैटल है, इलेक्ट्रिक हीटर है, वो करंट के कौन से इफेक्ट पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे, क्योंकि इन सब में हीट की जरूरत होती है। तो करंट का कौन सा इफेक्ट चाहिए हमें, हीटिंग इफेक्ट चाहिए। लाइट, जो स्टार्स हैं, जो तारे टिमटिमाते हैं, वो किस घटना से संबंधित होते हैं, किस फिनोमिना से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, की लाइट की डायरेक्शन में चेंज होता है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते हैं। सो किससे संबंधित है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ओके, न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत अच्छे अच्छे, बहुत इजी, फटाफट से करते हैं। फोर्स निकालनी है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, 10 kg का मास है, एक्सेलरेशन है 2.5, तो कितनी फोर्स आ जाएगी, 25 न्यूटन, दैट्स इट। तो ये करने के लिए न्यूमेरिकल्स ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूले आपने लर्न करे ही होंगे। अच्छा, एनर्जी जो किसी बॉडी के पास होगी उसकी पोजीशन की वजह से, वो जिस जगह पे है, यानी वो हिल नहीं रहा, बस रुका हुआ है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बॉडी में, जो स्टेटमेंट है उसकी बॉडी की, कहीं हाइट पे है, कहीं रुका हुआ है, तो उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। अगला, क्या होगा अगर एक बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट, बहुत विशाल वस्तु ग्रेविटी की वजह से गिरने लगता है, तो क्या होगा। तो जैसे ही वो गिरेगा उसकी स्पीड नीचे की तरफ जाते हुए बढ़ जाएगी, क्योंकि अर्थ उसको खींचेगी अपने पास। कितने एक्सेलरेशन से, कितने त्वरण से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। सो द वेलोसिटी, मास तो बदलता ही नहीं है, छोड़ दो, तो वेलोसिटी नीचे जाते तक घटेगी या बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी। ओके, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइक ओपेक मतलब जिसमें से लाइट आर पार नहीं हो सकती, तो मुझे इसकी अगर शेडो बनती हुई दिखाई दे रही है, क्यों,
ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, लाइट आ रही थी, लाइट आई, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन जैसे ये ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ रुक जाएगी ना, तो यहाँ इतने हिस्से में लाइट नहीं जाएगी, यहाँ शेडो दिखाई देगी। तो शेडो क्यों दिखाई दी? क्योंकि लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसलिए। वरना तो लाइट ऐसे होके भी जा सकती थी, पर वो नहीं जाएगी क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। जब एक ऑब्जेक्ट को आप कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर रखते हो तो उसकी इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो इसके लिए ना टेबल जरूर लर्न कर लेना, मैंने याद करा रखी है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हैं। अगर वो 6 केसेस याद कर लोगे तो आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी, ऐसे ही पता लग जाएगा। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस, यानी वक्रता केंद्र वाला केस क्यों इंपॉर्टेंट है? जब ऑब्जेक्ट आप सी पे रखते हो ना, तभी इमेज सी पे बनती है। होता क्या है, ये है कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। आपने ये ऑब्जेक्ट रखा, एक लाइन, एक रे स्ट्रेट गई, फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी क्या होगा, आप किससे पास करते हो? फोकस से आपने पास कर दी, तो ये सीधा यहाँ। तो जब आप सी पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो ही इमेज सी पे बनती है, एग्जैक्टली वहीं पर। तो अब एक बात सुनो, इन्होंने बोला 20 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज जो बनी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी थी? 20 सेंटीमीटर थी ना। आपको क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। और एक बात, इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल बराबर के बनते हैं, दोनों का साइज सेम होता है, तो मैग्निफिकेशन तो 1 आएगी ना। क्यों आएगी 1? क्योंकि बिल्कुल बराबर का साइज है, तो मैग्निफिकेशन आएगी 1। क्योंकि लेकिन ये रियल इमेज है, उल्टी इमेज बनी है, तो आपका क्या साइन आ जाएगा? नेगेटिव, तो -1। ओके, जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो जैसे ही बस रुकेगी हमें झटका लगेगा। क्यों? इनर्शिया, जड़त्व के कारण, राइट। तो ये है, इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन या गैलीलियो का जो नियम है उसके कारण। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड का यूज नहीं होता? मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट घूमता है उसका यूज नहीं होता। सबसे पहला फैन, उसमें भी करंट घूमेगा तो मैग्नेट बनेगी, करंट जब भी हिलेगा मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट जब भी हिलेगी करंट बनेगा, ध्यान रखना। तो ये देखो, बस मैग्नेट का इस्तेमाल किसमें नहीं होता? मोटर में, उसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, जनरेटर में, उसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, हीटर में नहीं होता। हीटर में सिर्फ करंट का इस्तेमाल होता है, करंट को रोका जाता है तो हीट बनती है। ओके, द वर्क डन बाय मोटर पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्या किसका फॉर्मूला है? ये पावर का है ना। तो क्या होगा? ये पावर यानी शक्ति। अगला, जब एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से दूर रखते हो जिसकी फोकल लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो लो 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव के केस में हर चीज नेगेटिव आती है, ध्यान रखना। एक रियल इमेज बनती है 20 सेंटीमीटर दूर, तो v हो गया 20 सेंटीमीटर, और ये भी कहां पे? माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, u बताना है, तो फॉर्मूला आपको पता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला यही है, राइट। बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। सो करते हैं फटाफट से। f माइनस में है, v भी माइनस में है, ये यही रहेगा, -1/10 प्लस 1/20, तो -2 प्लस 1/20। सॉरी गाइस, -1/20 इज इक्वल्स टू 1/u। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। वैसे बिना न्यूमेरिकली के सॉल्व हो जाता। फोकस 10 है, तो v डबल हो गया, 10 का डबल, यानी ये रखा है c पर, और जब ऑब्जेक्ट सी पे रखते हैं तभी इमेज सी पे बनती है, यानी ऑब्जेक्ट भी यहीं रखा हुआ है। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की नीड पड़ेगी इसमें, कॉमन सेंस भी नहीं, बेसिकली जब आप वो केसेस पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी। क्लोज सर्किट है, 100 कूलाम का चार्ज है, तो चार्ज को क्यू से डिनोट करते हो, 100 कूलाम। टाइम है 50 सेकेंड। क्या निकालना है? करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T, राइट। 100/50, कितना आंसर आएगा आपका?
2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ पे यानी धरती पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी की वैल्यू अर्थ पे जो है वो 6 गुना ज्यादा है मून से। तो मून पे जो भी होगी उसके 6 गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वजन भी ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, मून पे जो भी वेट आएगा उससे 6 गुना ज्यादा होगा। सो द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, यही बताना ना कौन सी करेक्ट है। तो द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज 2 टाइम्स तो खत्म हो गया, सेम खत्म हो गया। द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज 6 टाइम्स हायर ऑन मून और अर्थ। अर्थ पे 6 गुना ज्यादा भारी होगा मून वाले वेट से। ओके, सेकेंड लॉ के जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है। सेकेंड लॉ क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, क्योंकि यही फॉर्मूला आया था ना सेकेंड लॉ से, F इज इक्वल टू ma, तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। ओके, वो फिनोमिना जो इन्वॉल्व होता है जब शीशों के द्वारा यानी दर्पण के द्वारा इमेज बनती है। तो कौन सा फिनोमिना यूज करते हैं हम, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मास है 2 किलो। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। हाफ मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 5, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 5 जा 25 जूल आंसर। तो न्यूमेरिकल्स भी देख रहे हो आप कितने इजी आ रहे हैं, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर। वो ये बोल रहे हैं कि जब आप करंट को पास करोगे किसी भी कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन डिटरमाइन करता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, चुंबकीय रेखा की या चुंबकीय क्षेत्र की क्या डायरेक्शन होगी, कौन डिटरमाइन करता है कि करंट की क्या डायरेक्शन है। ठीक है, तो क्या चीज डिटरमाइन करेगी, ना तो मटेरियल, ना कलर, ना शेप, द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, मैग्निफिकेशन जो है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, वो कॉन्वेक्स का वर्ड आते ही ना हर चीज पॉजिटिव हो जाती है। फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है 0.2, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, राइट। मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना मिरर्स के केस में, एक होता है -v/u और एक होता है hi/ho, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 0.2 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इंटू 0.2 कितना आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, 2 रेजिस्टर्स हैं, 2 प्रतिरोध हैं जिनकी वैल्यू है R और R, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस बताओ, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है सीरीज में, श्रेणी क्रम में ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, तो R प्लस R कितना हो गया 2R, सिंपल। नेक्स्ट, ओके, इनमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सबसे पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड को करंट एनर्जी में चेंज कर सकते हो, गलत। इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप कह सकते हो करंट पास करते हो और उससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, सिंपल। करंट पास करके मैग्नेट बनती है, तो कोई एनर्जी चेंज नहीं होती, ना तो मैग्नेटिक चेंज होती इलेक्ट्रिकल में, उल्टा तो हो सकता है, ना मैकेनिकल चेंज होती मैग्नेटिक में। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नीदर वन नॉर सेकेंड। एक एम्प्टी बॉटल ली, खाली बॉटल ली, उसको बंद कर दिया, उसको पानी के अंदर पुश करा, वो एकदम ऊपर आ गई, क्यों। तो 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगी है बॉटल पे, ये बॉटल थी मान लो, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगी है वो बिल्कुल बराबर है बायएंट फोर्स के। अगला, पानी ने कोई फोर्स नहीं लगाई। तीसरा, जो अपथ्रस्ट है पानी का, जो यानी अपथ्रस्ट मतलब ऊपर वाली जो फोर्स है वो ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और इससे अगला है उल्टा, ये नीचे वाली फोर्स ज्यादा है। देखो नीचे वाली फोर्स तो ज्यादा हो ही नहीं सकती, अगर नीचे वाली फोर्स ज्यादा होती तो क्या हो जाता, वो डूब जाता। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये ऊपर आ जाती है, बिल्कुल ऊपर। ऊपर क्यों आई, क्योंकि ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है। अगर इक्वल भी होता ना तो ये ऐसे तैरती रहती, यहाँ रहती बॉटल बिल्कुल सरफेस पे, ऊपर ना निकलती। अगर ऊपर निकल गई, क्यों निकली, क्योंकि ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, अपथ्रस्ट ज्यादा है। Which of the following represents change rate of change of velocity? Rate of change of velocity यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से तो वेलोसिटी चेंज करते हो, तो एक्सेलरेशन, इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके,
कौन सा फिनोमिना है जिसकी वजह से जो लाइट है जैसे ही अर्थ में एंटर करेगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो मुड़ जाती है? क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन बोलते हैं ना, अपवर्तन बोलते हैं ना, लेकिन कौन सा? एटमॉस्फेयर वाला। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। सिंपल। ओके, नाइस क्वेश्चन। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज 5 जूल। डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो W का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी 5 है, ये भी 5 है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अपॉन में जाएगा, 5/5 क्या आंसर आएगा? 1। तो इतने आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्क निकालो अगर 10 कूलम का चार्ज है और वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो वर्क निकालो। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। कितना काम कर सकते हो चार्ज को मूव करने में? V है 5, W हमें नहीं पता, Q है 10, तो 10 5 जा कितना हो गया? 50 जूल आंसर। देखो फिजिक्स कुछ नहीं है इसमें जो पूछी हुई है, बस एक शर्त पे, अगर आपको न्यूमेरिकल्स लर्न हो। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट्स लाइक मैग्नेट। अगर एक कंडक्टर से करंट बह रहा है तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है। अगला, ये तो बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मतलब करंट, तो अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड में यानी मैग्नेट में 90 डिग्री का एंगल है, आपको पता है कौन सा केस है? ये मैक्सिमम फोर्स का केस है। अगर करंट और मैग्नेट 90 डिग्री के एंगल पे होगी तो इस केस में क्या होगा? इस केस में मैक्सिमम फोर्स लगती है और करंट वाला जो तार है वो सबसे ज्यादा मूव होगा, तो फोर्स मैक्सिमम लगती है इस केस में। यहां लिख रखा है डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये गलत हो गया। इस केस में मैक्सिमम फोर्स लगती है। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? केवल एक, ओनली बी। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ। मैंने बताया था 2 ही है, एक तो है HI/HO और एक -V/U। तो V/U वाला तो देखो, V है इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ये तो गलत हो गया। मल्टीप्लाई वाले कोई फॉर्मूले है नहीं, तो यही बचा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मिरर फॉर्मूला बताना है। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब मिरर फॉर्मूला। दर्पण का जो अभिकरण है, समीकरण है, वो बताना है। क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सिंपल। तो देखो कौन सा फॉर्मूला है, ये रहा सबसे नीचे, ऑप्शन डी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है द रेट, रेट का मतलब है अपॉन में टाइम है, देखो सीधा सीधा, एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। किस रेट पे एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं? देखो 2 फॉर्मूले हैं, W/T या एनर्जी अपॉन टाइम, दोनों एक के ही फॉर्मूले है। पावर, कौन सी पावर? इलेक्ट्रिक पावर। रिलेशनशिप बताओ थ्रस्ट, प्रेशर और फोर्स, एरिया। देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और जो फोर्स 90 डिग्री पे लगती है उसको बोलते हैं थ्रस्ट यानी जोर। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया ले लो, T/A। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया T का? P इंटू ए। सिंपल, T इज इक्वल्स टू P इंटू ए। बढ़िया क्वेश्चन। एक कार है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है और s डिस्टेंस तक उसने मूव किया, फोर्स लग रही है F। वर्क बताओ फॉर्मूला क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Fs होता है ना। ये v वेलोसिटी क्यों दी? आपको कंफ्यूज करने के लिए दी, सिंपल। तो आपसे पूछ रखा है वर्क का फॉर्मूला बताओ, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? आप लोग मुझे खुद बता दो। वर्क का फॉर्मूला होगा Fs। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? कोई भी रूल हो, मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फर्स्ट फिंगर F, कैसे? फर्स्ट फिंगर F, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड। थंब हम बोलते हैं ऑल द बेस्ट, जाओ, हमने फोर्स दे दी, रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। इसको सेंटर फिंगर बोलती हूं मैं, C यानी करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लाई करता है? दर्पण का वक्रता केंद्र, यह है कॉनकेव मिरर, ये है पोल, इसका ध्रुव, ये हो गया फोकस, इसका जस्ट डबल हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहां है? शीशे के सामने, दर्पण के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इफ अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, अगर एक इंसान दूर का तो आराम से देख पा रहा है पर पास का नहीं देख पा रहा, तो उसको क्या हुआ है? पहली बात तो ये, उसको हुआ है हाइपरमेट्रोपिया।
ठीक है, इसी को बोलते हैं फार साइटेडनेस। और इस केस में कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और कॉन्वेक्स सॉरी गाइस, कॉन्वेक्स लेंस यूज करके आप इसको ठीक कर सकते हो, तो बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुइटेबल पावर। नेक्स्ट, एक बॉडी है जो हर सेकंड में 10 मीटर ही ट्रैवल कर रही है, तो टाइम भी फिक्स हो गया, हर सेकंड और 10-10 मीटर। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान ही तो है, तो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति। ये ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा मत करना यूनिफॉर्म मोशन देखते ही कभी आप इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन में स्पीड चेंज होती है या स्पीड सेम है। नेक्स्ट, चलो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला, इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज मेजर्ड बाय मैग्नेटिक कंपास। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की यानी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है तो कंपास का यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, कंपास की मदद से ही हम फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेट के बाहर नहीं, मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती है ये, और ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही होती है, जरूरी नहीं है, सर्कल की फॉर्म में भी होती है। चलो, वो बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ 1 मीटर फोकल लेंथ इज। देखो, ये पोल, ये फोकल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है उसमें डिस्टेंस पूछा है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक और ये एक, टोटल कितना हो गया, 2 मीटर। सिंपल, ये बढ़िया क्वेश्चन है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर का N1, वाटर का N2, क्राउन ग्लास का N3। तो बताओ कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा क्या बोलते हैं कम होगा। तो पहली बात तो मैं बताती हूँ, क्राउन ग्लास हो गया सॉलिड, सबसे ज्यादा होगा N3। फिर पानी लिक्विड, इसका इससे कम। एयर हवा, सबसे कम इसी में होता है N1। तो ये है N3 का सबसे ज्यादा, फिर N2, फिर N1, ऑप्शन डी। बढ़िया क्वेश्चन। सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में देखो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R ओम एंड 5 ओम इज 7 ओम। जो श्रेणी क्रम में R और 5 का जो टोटल श्रेणी क्रम वाला रेजिस्टेंस है वो 7 है। R की वैल्यू बताओ क्या होगी, इतना आसान क्वेश्चन है। R की वैल्यू क्या होगी, 2 ओम होगी, राइट। अच्छा, एक मैन है, वो 1 किलो का लोड उठा रहा है 2.5 मीटर की ग्राउंड पे और जी की वैल्यू है 10। तो वर्क बताओ कितना होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, mgh, क्योंकि इन्होंने m दे दिया, g दे दिया, h दे दिया, तो यही यूज करोगे फॉर्मूला। m कितना है 1, g कितना है 10, h कितना है 2.5, तो वर्क कितना हो गया 25 जूल्स। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो बराबर है टोटल पाथ लेंथ के, जो कि एक ऑब्जेक्ट, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसकी लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ, वो क्या होता है, मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया ना, तो ये क्या हो गया आपका, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो इंडिपेंडेंट है उनके बीच के डिस्टेंस से। गलत, वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये बिल्कुल ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बी एंड सी यानी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो कैसे, हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हो, जब ऑब्जेक्ट्स की स्पीड कैसी होती है, जब ऑब्जेक्ट्स की स्पीड होती है या जब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो। यानी देखो, अगर इनिशियल और फाइनल स्पीड आ गई, इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड बराबर से चेंज हो रही है। हर सेकंड में हमें पता है कि इतनी स्पीड चेंज होगी, तो यानी उनके अंदर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। नेक्स्ट, इनमें से अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है सिर्फ उनके बीच में, और मैक्सिमम होती है जब मून दूर होगा। गलत,
अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्टिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा फोर्स कब होगी, जब मून बहुत पास होगा, वो सबसे ज्यादा फोर्स होगी। तो ये गलत है। रिपल्सिव रिपल्सिव वाला तो ऑप्शन ही गलत है, तो लास्ट वाला ही बचा कि अट्रैक्टिव फोर्स है और मैक्सिमम होगी जब मून बहुत पास होगा। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी गिवन पॉइंट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए? कंपास, ये तो अभी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन जब हो रहा है कॉनकेव मिरर से, ओके, तो पैरेलल बीम आती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या होगा? देखो सुनो, अब ये कॉनकेव मिरर है, राइट, ये रहा, ये P, ये F, ये C। जब भी पैरेलल बीम आ रही है, देखो जाएगी तो फोकस पे ही। अभी जब इससे पहले कॉन्वेक्स वाला किया था उसमें भी फोकस पे गई थी, ये भी फोकस पे जाएगी। बस ये फर्क है कि अगर वो जो मिरर है, जो दर्पण है, अगर वो कन्वर्जिंग वाला है, ठीक है, यानी कि अभिसरित है तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, डाइवर्जिंग है तो वो फैली फैली वो होंगी। अब कॉनकेव मिरर है कन्वर्जिंग, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी सारी, सिंपल। तो अपीयर्स टू कन्वर्ज एट प्रिंसिपल फोकस, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से वर्क की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। और सीजीएस यूनिट क्या है? अर्क। लाइट रे है वो ट्रैवल कर रही है N1 से N2 में। ओके, देखो क्या हो रहा है मैं आपको ये बता दूं, 6th क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है ये। वो बोल रहे हैं कि अगर एक लाइट आ रही है N1 मीडियम से N2 मीडियम में, N1 अपॉन N2, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो बताओ N1 अपॉन N2 क्या होगा? ठीक है, इसको सही कर लेना, ये क्या है, N1 अपॉन N2 है। देखो पहली बात तो ना, जहां पे लाइट जाती है वो ऊपर आता है, तो कायदे में तो N2 अपॉन N1 होना चाहिए, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। आपसे क्या पूछा, N1 अपॉन N2, तो क्या हो जाएगा, साइन R अपॉन साइन I, सिंपल। देखो पैरेलल में कनेक्टेड हैं दो रेजिस्टर्स, एक की वैल्यू है 1 ओम और एक की वैल्यू है 2 ओम, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये भी ध्यान रखना, समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध बताना है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है, बहुत आसान है। 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, राइट। एलसीएम लोगे आप तो 3 अपॉन 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन 3 ओम, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो यू हमेशा नेगेटिव होता है, इमेज भी उसी साइड बन गई 60 सेंटीमीटर पे, तो नेगेटिव ही लोगे जब सेम साइड बन गई। मैग्निफिकेशन बताओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v अपॉन यू, तो माइनस v कितना है, -60, u कितना है, -20, तो कितना आएगा, -3, सिंपल। इसमें साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साइन कन्वेंशन भी एक बार कर लेना, -3। इनमें से एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत इजी है, बता भी दी थी मैंने आपको। वो ये बोल रहे हैं कि जब आप लिखी हुई चीज के ऊपर कोई ग्लास स्लैब, मोटी कांच की पट्टी रख देते हो, तो वो लिखा हुआ कैसा दिखता है, उभरा हुआ, क्यों, रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी अपवर्तन की वजह से, ध्यान रखना। तो ऊपर उठा हुआ दिखता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गाइस बस 1 सेकंड का टाइम देना, आप लोग भी इतने पानी पी सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बॉडी है जिसका मास m है, उसे ग्राउंड पे लेके गए हाइट h पे, तो बताओ उसका क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, सिंपल, ये पूछ रखा है, दैट्स इट, mgh। नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन। इन्होंने बोला क्यूबिक वुडन ब्लॉक है जिसकी साइड 2 मीटर है। देखो क्यूब में ना सारी साइड बराबर की होती है,
तो 2 मीटर की साइड वाले से वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, मास है 10 किलो, प्रेशर निकालो। देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, F/A, ठीक है। तो क्यूब अगर रखा हुआ है, नीचे का स्क्वायर शेप है उसका, राइट, क्यूब का सारी साइड इक्वल होती है, तो बेस क्या है, स्क्वायर शेप, तो एरिया हो गया 2 × 2। फोर्स का फॉर्मूला हो गया mg, राइट, तो m कितना है 10, g कितना है 10, सिंपल, कितना हो गया 5 × 5 यानी 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या पैटर्न बनेगा, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे या फिर कंडक्टर के से पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है। सही बात यह है कि वो डिपेंड करता है कि उसकी शेप क्या है, कंडक्टर की शेप क्या है। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो सर्कुलर शेप होगी, ठीक है। अगर सर्कुलर लूप है तो सेमी सर्कल्स बनेंगे, वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे आगे जाके। तो ये चीजें होती हैं, तो कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करता है। एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लर्न कर लेना, ये तो एटलीस्ट, मतलब मैं भी समझा भी दूंगी, बहुत इजी है, बट लर्न भी कर लेना। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और टू बी एक्यूरेट 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻−19 कुलाम। आपसे अब इतने कुलाम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अपॉन में चला जाएगा, 10⁻−19 ऊपर जाके 10⁻+19, ये होगा 1/1.6, 5/8, 0.625 × 10⁻19 और 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कुलाम चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, यानी जिसमें आप पास का देख सकते हो, दूर का नहीं दिखता, उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, ओके। अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, यानी जो वायर है वो गोल सर्कुलर सर्कल की शेप में है, तो आपसे फील्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है कि क्या होगी। मैं आपको बताऊं, देखो अगर ये सर्कुलर लूप है तो यहां से फील्ड की ये शुरू होगी और नीचे जाते जाते तक स्ट्रेट, ऐसे यहां से शुरू होगी और यहाँ पे आते आते स्ट्रेट। तो सबसे ज्यादा कहां पे होगी, जो बिल्कुल सेंटर है, फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कहां पे होगी, सेंटर पे होगी मैक्सिमम, चाहे वो यहाँ का सेंटर ले लो, चाहे वो यहाँ का सेंटर ले लो, मैक्सिमम एट द सेंटर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर, बेसिकली पोल और फोकस का बीच का मतलब हो गया फोकल लेंथ की दूरी, कितनी होती है, रेडियस के आधी। रेडियस क्या है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होती है रेडियस, ये होती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, रेडियस का आधा, ओके। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 लेना है तो बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन 0 हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट जहां से शुरू हुआ है वहीं पे आके खत्म हुआ, तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो ही डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100 जूल है, मास, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m कितना है 2 और v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ट्रिपल कर दी, रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा। देखो रेजिस्टेंस जो यानी प्रतिरोध है ना, वो लंबाई पे सीधा सीधा डिपेंड करता है, तो अगर लेंथ आपने 3 गुना कर दिया तो रुकावट भी क्या हो जाएगी, 3 गुना ही हो जाएगी, सिंपल, यानी ट्रिपल। ऐसे ही एरिया पे व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के, तो अगर आप एरिया मान लो कम ज्यादा करते, अगर एरिया कम करते तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता, अगर एरिया ज्यादा करते तो रेजिस्टेंस कम हो जाता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल है जिसका मास 0.5 kg है, ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, 20 मीटर की हाइट तक गया, इनिशियल वेलोसिटी निकालो, ओके। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, अगर आपने ऊपर की तरफ फेंका है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, डिस्टेंस यानी हाइट दे रखी है 20 मीटर, जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो v स्क्वायर का इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थ से ऑपोजिट साइड। तो v 0 है, u निकालना है, g कितना है 10, h कितना है 20। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 400। तो u स्क्वायर की वैल्यू 400 आएगी और u की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एक बहुत कंसिडर करो, एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड है, लंबा सा सोलेनॉइड, ठीक है, परिनालिका जिसको बोलते हैं। राहुल ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई इसके अंदर, तो बताओ वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? जब आप देखोगे शेप में तो वो कैसी होंगी? तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर एक खासियत है कि इसके अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती हैं, ठीक है, समानांतर होती हैं, तो द लाइंस विल बी यूनिफॉर्म। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट को अगर P और F, देखो अगर ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रख दिया कॉनकेव मिरर में, तो इमेज कहां बनेगी? टेबल अगर याद होगी तो कुछ दिमाग में लेने की जरूरत ही नहीं है शीशे के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, लंबी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। लेकिन अब मैं आपको बता भी देती हूं, ये P, ये F, आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा, एक रे सीधी जाती है हमेशा, वो फोकस से पास होती है, दूसरी रे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो ये जब आप मिलाओगे इस तरफ मिलेगी। इकलौता ऐसा केस है जिसमें इमेज इसके पीछे बन रही है, वरना कॉनकेव मिरर अगर है तो वो अपने सामने इमेज बनाता है। तो कैसी कैसी इमेज बन रही है? सीधी है, वर्चुअल है, तो रियल तो खत्म, वर्चुअल है, इरेक्ट है और बड़ी बनी है, एनलार्ज्ड। फर्स्ट केस था वैसे ये। अच्छा, पावर जो है वो किलोवाट में भी मेजर कर सकते हो, वॉट में भी मेजर कर सकते हो। बताओ 1 किलोवाट की वैल्यू कितनी होती है? 1000 वॉट। 1 किलो में तो 1000, 1 किलो यूनिट में 1000 यूनिट आती है, तो 1000 वॉट। व्हाइट लाइट जब डिस्पर्स होती है प्रिज्म से, 7 कलर में टूटती है, राइट, क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्जन बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं सबसे कम कौन सा कलर होता है जो डेविएट होता है? देखो रेड कलर सबसे ज्यादा होता है, और आपका येलो, इन सब में अगर मैं बात करूं एक मिनट, रेड विबग्योर, वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होती है और रेड सबसे कम। तो ये मोस्ट डेविएटेड है, सबसे ज्यादा झुकाव इसमें आता है, ये सबसे कम। तो अब रेड तो है नहीं ऑप्शन में, ठीक है, फिर ऑरेंज नहीं है, ठीक है, फिर येलो है, तो येलो सबसे कम इसमें से मुड़ेगी। नेक्स्ट, ओके, जब एक कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो, उसका पाथ कैसा होता है? अगर एक समान गति में है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। वर्क डन, अगर चार्ज Q है, पोटेंशियल डिफरेंस K है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब V की जगह तो हम सिंबल यूज करेंगे K, W की Q की जगह इन्होंने Q बोला। वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? K इंटू Q, सिंपल, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अगर एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रहा है तो उसकी ऑब्जेक्ट की में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा ना, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी भाई। एक्सेलरेशन कितना आएगा वो भी, ये भी पता है आपको, वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में जाती है, 7 कलर में टूट जाती है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं, जस्ट अभी बताया, फैलाव। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक समानांतर संयोजन है दो रेजिस्टर्स का जिसकी वैल्यू 4 और 6 है, तो इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6, राइट। एलसीएम ले लो, 5 अपॉन 12, तो अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी? 12 अपॉन 5, राइट, 2.4। नेक्स्ट, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर, जितने भी लिक्विड्स और गैसेज होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं? सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, सॉलिड है, फ्लूइड्स है। इसमें से कुछ नहीं कह सकते, फ्लूइड्स है, यानी वो बह सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, एक मोटर कार ने हाई स्पीड पे जा रही थी तो शार्प टर्न लिया, एकदम से मुड़ गई। वीक, अच्छा, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें बाहर की तरफ झटका लगता है, अगर हम मुड़ रहे हैं
जैसे हिली एरियाज में कार अगर गोल गोल घूम रही है पहाड़ों पे तो हमें भाग की तरफ झटका लगता है, क्यों? इनर्शिया की वजह से, राइट? तो किस वजह से? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन 0.75 है, इसका मतलब इमेज कैसी है? देखो प्लस का मतलब हो गया वर्चुअल है, 0.75 यानी 1 से छोटी, इसका मतलब इमेज है छोटी, डिमिनिश्ड। और वर्चुअल के साथ इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट। तो रियल वाले तो ऑप्शन खत्म, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्या? पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव होगा, ध्यान रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो कैसी होती है? सर्कुलर शेप में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिनका सेंटर सेम ही होता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओके, कॉनकेव मिरर ने एक इमेज बनाई है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में। फर्स्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉनकेव मिरर का, ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट केस में सब कुछ उल्टा है। कॉनकेव मिरर में 6 में से 5 बिल्कुल सेम है, छठा बिल्कुल अलग है। छठा मतलब पहला बिल्कुल अलग है, बाकी 5 सेम है। तो पहले में क्या चीजें हैं? ये वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और बड़ी इमेज बनाता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक कार है, वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही थी, एकदम धीरे धीरे करा, फिर रुक गई, तो कार ने कौन सा मोशन फॉलो करा है? तो देखो, सबसे पहली बात, अगर कार चलते चलते धीरे धीरे होके रुक गई तो कार ने किया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसने पहले अपनी स्पीड इरेगुलरली चेंज की, फिर फाइनली रुक गई, तो आपको नहीं पता, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो डिस्पर्जन उसमें हो जाता है, ठीक है, वो फैल जाती है 7 रंगों में। तो ये फिनोमिना किस कारण से होता है? फिनोमिना के 2 कारण है। सबसे पहला, प्रिज्म के अंदर जाने पे लाइट में 7 रंग है, तो 7 रंगों का जो स्पीड है वो अलग है, तो इट इज बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट आर डिफरेंट इन द ग्लास प्रिज्म। दूसरा कंपोनेंट, हर लाइट का रिफ्रैक्टिव, भाई स्पीड अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबका अलग होगा, सिंपल। तो यही है कि अपवर्तनांक जो है वो अलग अलग होता है, तो स्पीड वाला तो कुछ है नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ही ऑप्शन बचा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका मास m1 m2 है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m1 m2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? डिस्टेंस के स्क्वायर, m1 into m2। ओके, देखो फोर्स लगा रहे हैं हम, और हमने फोर्स लगा के एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया x डिस्टेंस तक, तो वर्क बताओ, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एक्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? अगर एक वायर में से वो ट्रैवल हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी? अगर एक वायर में से ही ट्रैवल कर रही है तो वो डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। और देखो, अब इन्होंने शेप फिक्स कर दी ना कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी स्ट्रेट वायर है, तो शेप तो फिक्स कर दी। अब फील्ड किस पे डिपेंड करेगी? एक तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। दूसरा, जिस पॉइंट पे आप फील्ड चेक कर रहे हो वो पॉइंट कितना दूर है, यानी उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है। अगर मान लो ये वायर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अब 2 पॉइंट लो आप, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, तो ए पे फील्ड ज्यादा मिलेगी, बी पे फील्ड कम मिलेगी। तो एक तो डिस्टेंस कितना है इसका, दूसरा करंट की डायरेक्शन क्या है, सिंपल। डिस्टेंस फ्रॉम द वायर ओनली, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर ओनली, गलत। करंट अगर ज्यादा है मान लो तो भी फील्ड ज्यादा दिखाई देगी, करंट कम है तो भी फील्ड कम दिखाई देगी। तो करंट पे भी डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ओके, इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज नहीं करती? सबसे पहला है हीटर, वो तो यूज करता है डेफिनेटली। इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, वो भी यूज करती है। इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर के अंदर नहीं होती, मोटर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूज होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं यूज होता। चलो बढ़िया क्वेश्चन अगला, वर्क डन बाय 10 न्यूटन फोर्स, फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। वर्क डन निकालना है, F इंटू एस, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 20 जूल। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, कौन सा लॉ है ये? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
उनके बीच के, उनके मासेस के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही तो है ये। अगला बढ़िया क्वेश्चन, पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पावर जो होती है ना लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो वो बोल रहा है पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 1/f के। देखो दो चीजें हैं, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है f के, या लिख सकते हो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/f के। ठीक है, तो ये लिख सकते हो कि अगर f की बात करूं तो उल्टा है, लेकिन 1/f की बात करूं तो ठीक है, तो 1/f। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताओ, इनमें से कौन सा इसका परफेक्ट एग्जांपल है? सबसे पहला, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, सर्कुलर मोशन नहीं है। मोशन ऑफ क्लॉक हैंड्स, जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो जो मोशन कर रहे हैं, क्या वो सर्कुलर मोशन है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब जिसकी स्पीड फिक्स हो। तो आपको पता है घड़ी 24 घंटे में ही पूरा एक चक्कर मारेगी, तो स्पीड फिक्स हो गई ना उसकी, तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। What can be formed by a coil of many circular turns? एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सोलिनॉइड बोलते हैं ना, परिनलिका, इस तरीके से तो कुछ नाम था। अगला, रेजिस्टेंस बताओ एक कंडक्टर का जिसका लेंथ L है, एरिया A है, तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ρL/A। तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? L/A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल, L/A। लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड, ये जो मिरर में आप मिरर बनाते हो, ये जो लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष बोला जाता है। अगला, काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है? मास, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv²। तो मास पे भी डिपेंड करती है, बिल्कुल ठीक है। अगला है प्रेशर पे, उस पे सॉरी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, इस पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पे डिपेंड करती है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बढ़िया क्वेश्चन, कार ने अपनी स्पीड घटा ली 40 से 20 5 सेकंड में, एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v - u/t। v कितना है? 20 - 40/5, माइनस के 20/5 यानी माइनस के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो कॉइल है A और B, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, बस क्या फर्क है? पहले वाले में 50 टर्न्स है, अगले वाले में 100 टर्न्स है। तो फील्ड कौन ज्यादा, देखो एक बात बताती हूँ, जिसमें ज्यादा टर्न्स कॉइल में, यानी जो जितनी लंबी कॉइल वो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो 100 टर्न वाली ज्यादा फील्ड बनाएगी, यानी B जो है वो ज्यादा फील्ड बनाएगी A से, सिंपल। रेजिस्टेंस को अगर 3 गुना बढ़ाना है तो करंट कैसी हो जाएगी? रुकावट 3 गुना बढ़ा दी आपने तो करंट कम हो जाएगा ना, 3 गुना कम हो जाएगा, तो करंट विल बी डिक्रीज बाय 3 टाइम्स, मतलब करंट क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगला, ओके चलो बढ़िया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, तो वही फॉर्मूला लगाओगे, F = G m1 m2/r²। जी दे रखा है 6 × 10⁻⁻11, m1 हो गया अर्थ का मास 6 × 10⁻24, मून का मास हो गया 8 × 10⁻22, r², डिस्टेंस है 4 × 10⁸, तो 4 × 10⁸ × 4 × 10⁸। अब मेरी आदत ये रही है, मैं न्यूमेरिकल जो नंबर है सारे एक साथ लिख लेती हूँ और 10 की पावर सारी एक साथ, तो -11 +24 +22 -8 और -8। ठीक है, 3 3 9 9 2 18, तो 18 × 10 की पावर देखो कितना हो जाएगा, ये होगा प्लस प्लस वाले करूंगी तो 46, माइनस माइनस वाले करूंगी तो 27, 10 की पावर +90। ठीक है, ये है, तो अब ये हो जाएगा 1.8 × 10 की पावर
20 न्यूटन, सिंपल, दैट्स इट। तो जब आपको वैल्यूज भी ऐसी देंगे जो कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं होगी, आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट, ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से इनमें से क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें जो होती हैं? रेनबो फॉर्मेशन, जो रेनबो बनता है वो इसकी वजह से बनता है? नहीं, रेनबो बनता है डिस्पर्जन की वजह से, फैलाव की वजह से, तो ये गलत है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो बनता है रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, जो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट होगा, कि सूरज जल्दी दिखेगा, रात को भी लेट तक दिखता रहेगा, ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अगला, एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव, केव के केस में हर चीज नेगेटिव, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, रियल इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर दूर, तो माइनस वी निकालना है। मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रही हूँ, आप अपने आप कैलकुलेशन करो। आपने अगर देखो लेंस का कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, कर चुके हम पहले, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो -1/20, 1/v माइनस 1/60, ये माइनस का 1/60 इधर जाके प्लस का 1/60, एलसीएम लोगे तो 1/v की वैल्यू आएगी -1/30, तो v आ गया माइनस के 30 सेंटीमीटर, दैट्स इट। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट, सो गाइज, ये थे फिजिक्स के सारे क्वेश्चन, सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही आए हुए थे क्योंकि न्यूमेरिकल्स थे इसके अंदर, बट कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स थे, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए क्योंकि वो पता लग जाता है देख के क्या क्या चीज गिवन है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बात करते हैं बैचेस की, यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यही सारा कोर्स करने के लिए सबसे अगर आप आरबीई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उस पर सबसे पहले कोर्स दिखेगा आपको ऑफिसर बैच, सबसे रिकमेंडेड बैच है, इसमें सारा आपका सब कुछ कवर हो रहा है, सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, सारी ई बुक्स भी और पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। बाकी सब्जेक्ट वाइज भी अगर आपको पढ़ना है तो आप भी बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि पर हर सब्जेक्ट का इसके अंदर बना रखा है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस का भी आप बैच ले सकते हो या मैथ्स का भी ले सकते हो, अगर आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं करने हैं, वो नीड नहीं है तो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।